एक तो जो बाबू भाई हमारे बीच में हैं, जिनको बॉब पटेल के नाम से जाना जाता है, उनको कन्वीनर बनाया गया है नॉर्थ अमेरिका का, और वो काम देख रहे हैं होटल और बिजनेस के बीच में ये काम करने का, ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के माध्यम से. सो ही विल बी लुकिंग आफ्टर दैट. And from the perspective that he has been with us not from now but from late 70s, mid 70s he has been with us, and now like in political party we all grow up to occupy certain places. This is the new assignment which has been assigned to him. आज जिस विषय के लिए हम सब एकत्र हुए हैं उसका जो मुख्य कारण है वो प्रधानमंत्री का जो लेटेस्ट बयान आया है उस पर प्रतिक्रिया देना बनता है, और आप ही में से कुछ लोगों का अनुरोध था. साथ में मेरे जो मित्र और कॉलीग्स बैठे हैं यहाँ पे गुजरात वाले, उनके से बात करके हमने तय किया कि उस पर रिएक्शन देना बनता है. और उस रिएक्शन में ये उन्होंने कहा कि अगले 100 दिन तक, 100 दिन का वादा नहीं किया, कौन सी तारीख तक पैसा नहीं बढ़ेगा वो उन्होंने बताया नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने आज ज़रूर कहा कि ये जो बढ़ा है अब ये आखिरी बार बढ़ेगा और पैसा नहीं देना पड़ेगा पेट्रोलियम प्राइसेस वगैरह पर. जैसे कि मेरे को उस पर सिर्फ ये कहना है कि 100 दिन जो उन्होंने कहा था पहले कि वो 100 दिन के अंदर दाम काबू करेंगे, महंगाई काबू करेंगे, तो आज से उन्होंने अपना 100 दिन गिनना शुरू कर दिया. इस सरकार का 100 दिन तय हो गया है, और इस सरकार का 100 दिन तय हो गया है. The reverse counting for this government has already started because the kind of ill governance this country has gone through. जिस प्रकार इस देश के साथ लगातार इस तरीके की सरकार मिली हमको, जिसमें मूल्य वृद्धि लगातार होती रही, इन्फ्लेशन लगातार बढ़ता रहा, करंट अकाउंट डेफिसिट लगातार बढ़ता रहा, और एनर्जी क्राइसिस भी इस देश पर बरकरार रहा, तो अब उस सरकार से जो पीड़ा है उसका मुक्ति का समय, उसकी काउंटडाउन शुरू हो गई है. क्योंकि चुनाव 2014 के तकरीबन घोषित ही समझिए कि चुनाव आयोग की तरफ से वो अप्रैल मई में होने जा रहे हैं, तो उसी के रहते इस बयान को देखा जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कोई तारीख नहीं बताई कि ये अब नहीं बढ़ेगा तो कब तक नहीं बढ़ेगा, अगली तारीख नहीं बताई है. दूसरा, एनर्जी पर जो उन्होंने बोला उसको मैंने पढ़ा था अभी, जो भी PTI NI के माध्यम से जो रिलीज़ आई है, और उसमें एक बात स्पष्ट है कि आज वो भारत में 2020 में एनर्जी की ज़रूरत अधिक होगी, शक्ति हमें ज़्यादा चाहिए, एनर्जी क्राइसिस है, बाकी कंपनीज़ को, विदेशी कंपनियों को एक्सप्लोरेशन की जो चीज़ है वो दी गई है. मगर अगर आप पूरे देश का एनर्जी सिचुएशन देखें तो किसी भी देश को तरक्की करने के लिए सबसे पहले एनर्जी पॉलिसी को इन प्लेस रखने की आवश्यकता है. चाहे वो उद्योग हो, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई हो, चाहे किसी गृहिणी को चूल्हा जलाना हो, चाहे कोई मोटर कार या गाड़ी सड़क पे दौड़नी हो, या इंडस्ट्री उद्योग कुछ चलना हो, आपको उन सब कार्यों के लिए शक्ति, ताकत और एनर्जी की आवश्यकता होती है. और बिना उस ताकत के कोई भी देश प्रोग्रेस नहीं कर सकता, तरक्की नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता. तो यानी पिछले 10 साल में इस पॉलिसी के ऊपर कोई काम नहीं हुआ. जब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल तय हुए उसके बाद तुरंत सबसे पहले फाउंडेशन, उसकी सही नींव सही रखने के लिए आपको एनर्जी पर काम करना था, लेकिन उस पर कोई काम नहीं किया गया. जब कोयले की खदानें बांटी गईं तो ये कहकर बांटी गई कि इस देश को अधिक पावर जनरेशन की आवश्यकता है, और कोयला जो है उन खदानों से निकला हुआ उसके काम आएगा, एनर्जी प्रोडक्शन के काम, पावर सेक्टर के काम आएगा. लेकिन अचंभे की बात यह है कि 2006, 7, 8 सब निकल गया, लेकिन एक भी खदान खोदी नहीं गई. और इस दौरान हम लगातार जो है कोयला बाहर से महंगे दामों पर इंपोर्ट करते रहे, जबकि हमारे देश में उचित मूल्य पर उपलब्ध होने वाली वस्तु, मैं नहीं कहूँगी कि बहुत बड़ा भंडार है हमारे यहाँ, लेकिन एक उचित मात्रा में कोयला इस देश में उपलब्ध ज़रूर है, और उसको हमने अपने यहाँ से इस्तेमाल नहीं किया.
बल्कि विदेशों से इंपोर्ट किया, और विदेशों से इंपोर्ट करने के कारण हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट फिर से बढ़ा। जब आप पेट्रोलियम के ऊपर आप अधिक इंपोर्ट करते हैं क्रूड का, तब भी आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है बढ़ता है। कोयला इंपोर्ट करते हैं तब भी करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है। और पेट्रोलियम की अगर बात की जाए तो उसमें आप बहुत हैरान होंगे, आपके माध्यम से मैं बात कहना चाहती हूँ कि एक ईरान जैसा देश है जिसमें तकरीबन हम 21 मिलियन टन जो है वहाँ से हम क्रूड इंपोर्ट करते थे, और ईरान से जो हम क्रूड इंपोर्ट करते थे उसमें हमें 19 से 20% तक का जो है इंटरनेशनल प्राइस पे छूट मिलती थी, डिस्काउंट मिलता था। और साथ ही 6 महीने का हमें क्रेडिट का समय मिलता था उसमें, कि 6 महीने बाद आप वो अपना पैसा दे सकते हैं जो उठाया माल, और कुछ हद तक उसकी पेमेंट जो है वो रुपए में भी हो सकती थी। वहाँ पे इंडियन ओवरसीज बैंक जो है वो ईरान का रिकग्नाइज्ड बैंक था। 21 मिलियन टन से हमने उसको कम करके पहले 13 मिलियन टन किया, फिर उस इंपोर्ट को हम तकरीबन 7.8 मिलियन टन पर ले आए। तो एक ऐसा देश जो कि हमें सहूलियतें दे रहा है उससे हमने इंपोर्ट कम किया, और एक ऐसा देश जो कि हमें कोई सहूलियत नहीं दे रहा, मिडल ईस्ट के बाकी देश जो हैं उनसे हमें ना तो 6 महीने का क्रेडिट मिलता है, ना हमें 20% के आसपास का डिस्काउंट मिलता है, और ना ही वो भारतीय करेंसी किसी भी रेशो में एक्सेप्ट करते हैं। बावजूद उसके हम उन देशों से अपने देश का जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं इंपोर्ट कर रहे हैं, और करंट अकाउंट डेफिसिट को देश का बढ़ा रहे हैं। साथ ही भारत एक ऐसा देश है जो कि ट्रॉपिकल रीजन में आता है, और ट्रॉपिक्स में होने की वजह से यहाँ पर सूरज की रोशनी की कोई कमी नहीं है। और जब आप अपनी डिपेंडेंस पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर कम करना चाहते हैं तो वाजिब सी बात है कि आप सोलर एनर्जी पे कहीं ना कहीं कुछ हद तक काम करेंगे। तो सोलर एनर्जी पर भी कोई काम नहीं हुआ, और इस देश में एक भी सोलर एनर्जी सेल मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती। और सोलर एनर्जी पार्क्स वगैरह भी अगर कहीं लगे हैं तो इसलिए नहीं कि मैं गुजरात में आज बैठी हूँ, मगर इसलिए कि ये एक देश की सच्चाई है कि सोलर एनर्जी पर अगर सौर ऊर्जा पर कहीं काम हुआ है तो गुजरात में काम हुआ है। और तकरीबन 60% 70% जो देश की सौर ऊर्जा है वो गुजरात में बन रही है, और नंबर 2 पर तमिलनाडु है जिसके यहाँ पर भी थोड़ी बहुत मात्रा में सौर ऊर्जा पर काम हुआ है। और ये दोनों प्रदेश कांग्रेस शासित प्रदेश नहीं है। ये कोई बहुत अचंभे की विषय नहीं होना चाहिए। तीसरा जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ, और बल्कि मेरा कहना है कि ये कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। सूरज से बड़ा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी तो कोई दुनिया में हो नहीं सकता। और हाइड्रो पावर को लेकर एक ऐसा देश जहां पर इतनी सारी नदियां हैं, और उन नदियों को पानी को सिंचाई के लिए, बाकी तमाम व्यवस्था के लिए, बिजली बनाने के लिए आप जिस तरीके से इस्तेमाल कर सकते थे, हाइड्रो पावर प्लांट भी पिछले 10 सालों में कोई नया पावर प्लांट नहीं आया है। और चाहे छोटे छोटे प्लांट्स या कोई इस तरीके की कोई विशेष वस्तु यहाँ पर नहीं आई है। हाइड्रो पावर पर भी कोई बहुत काम नहीं हुआ। तो ये है कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब आइए कि किसी भी देश के अंदर जब आप एनर्जी की क्राइसिस की बात करें तो न्यूक्लियर एनर्जी भी उसका एक हिस्सा होता है। न्यूक्लियर एनर्जी में जिस तरीके की हम एनर्जी, आज पूरा विश्व जो है, जो मान लीजिए यूनाइटेड किंगडम है, कनाडा है, ये सब लोग यूरेनियम से हटकर थोरियम की तरफ बढ़ रहे हैं। और थोरियम क्योंकि सस्ता है और क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी है कंपैरेटिवली, तो भारत के अंदर 90% विश्व का थोरियम उपलब्ध है। बावजूद उस थोरियम की उपलब्धि के हम लोगों ने थोरियम रिएक्टर्स पर कोई काम नहीं किया है, और हम घटिया या कम फायदे वाली जो न्यूक्लियर प्रोसेसेस हैं उनको हम अधिक पैसा देकर बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। नए न्यूक्लियर प्लांट्स की जब बात आती है,
और यूरेनियम बेस्ड रिएक्टर्स को लगाने की बात कर रहे हैं, और साथ में हम अपना जो थोरियम है, जो हमारे यहाँ इतनी बड़ी बड़ी हमारी मिट्टी में थोरियम उपलब्ध है, जो कि हमें एक सस्ते दाम पर मिल सकता था, उसको हम विदेशों को कच्चे माल के रूप में कानूनी तौर पर जा रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, और गैर कानूनी तौर पर भी स्मगलिंग हो रही है। तो थोरियम जैसी वस्तु जो कि हमारे यहाँ बहुत आसानी से उपलब्ध है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में उभर के आ सकता है, तो हमने उस पर भी कोई काम नहीं किया। तो मुझे लगता है चुनावों को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके का वक्तव्य आज प्रधानमंत्री जी के मुंह से आया है, वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि इस देश को जिन मूल विषयों पर काम करने की आवश्यकता थी, पिछले 10 साल में उन मूल विषयों पर काम नहीं हुआ। It is almost an admission by the Prime Minister that the fundamental questions which any economy or any country's economy should answer to progress and move ahead in the world, that work has not been done, and no commitment towards making a rock solid foundation for nation building has been laid by the UPA government, and that is my charge. And I'm surprised, rather amused, when such statements are coming at the juncture when the reverse counting for this government has already started.